हेलो दोस्तों, नमस्कार। एन के स्टोरी इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। हरकेश, तुम मेरी दौलत देखकर हैरान रह जाओगे। मेरे पास सोने चांदी के गहनों के अलावा बैंक में रुपया भरा पड़ा है। अगर मैं खुलकर खर्च करूं तो भी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कम ना होगा। तुम मेरी हैसियत का मुकाबला नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है। हरकेश सिर नीचा किए मन ही मन मुस्कुराता रहा। वह सोचने लगा कि विकास राय अचानक ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। हरकेश, मैं चाहूँ तो अपनी एकलौती बेटी रोशनी को सोने चांदी के गहने से लाद कर किसी ऊंचे करोड़पति के यहाँ उसके लड़के से ब्याह दूँ, लेकिन जानबूझकर फटे बोरे में पेबंद लगा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा बेटा विनय मुझे पसंद आ गया है, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। मेरी दूर तक पहुँच है। तुम्हारा बेटा जहाँ भी नौकरा करना चाहेगा लगवा दूंगा। तुम तो उसकी ज़िंदगी भर कोई भी मदद नहीं कर पाओगे। तुम जितना दहेज मांगोगे उससे दोगुना तिगुना मिलेगा। थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर विकास राय आगे बोले, क्या सोचा है तुमने हरकेश? मेरी बेटी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, जवान है। इससे बढ़कर तुम्हारे बेटे को क्या चाहिए? वैसे मैंने तुम्हारे बेटे को अभी तक देखा नहीं है। वह तो मेरा मुनीम रघु इतनी ज़्यादा तारीफ करने लगा, इसलिए तुमको बुलाया। मैं चाहूँगा कि 3 से 4 दिन बाद उसे यहाँ लेकर आओ। खुद मेरी बेटी को देखो और उसे भी दिखला दो। समझो रिश्ता पक्का हो गया। आप बहुत बड़े आदमी हैं सेठ जी। फरीदाबाद के बड़े कारोबारियों में आपका नाम है। जैसे मैंने सुना, आपकी तारीफ करूंगा कि आपने मेरे बेटे को देखा बिना ही रिश्ता पक्का करने का फैसला कर लिया। पर मुझे अपने बेटे और पत्नी से भी सलाह मशवरा करने का मौका दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जाइए, लेकिन मना मत कीजिएगा। मेरी ओर से 3000 रुपये का नजराना लेते जाइए। विकास राय कुटिल हंसी हंस दिए। बिरसा गांव पहुंचकर हरकेश ने विकास राय की लच्छेदार बातें अपनी पत्नी सुनीला को सुनाई। वह बहुत खुश हुई, मानो उसके छोटे से मामूली मकान में पैसों की बरसात अचानक होने वाली हो। सुनीला ने अपने बेटे विनय के मन को टटोलना चाहा तो वह बिगड़ गया। पैसे के लालच ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आप मेरी पढ़ाई बंद कराने का पर उतारू हो गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरी जो कमाई होगी उस पर पूरा हक आपका ही तो होगा। आपके लिए जल्दी दुल्हन लाकर मैं अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहूँगा। विनय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, इतने पैसे वाले आदमी की एकलौती बेटी तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। तुम मुझे सौतेली माँ समझते रहो, लेकिन मैं तो तुम्हें अपने छोटे लड़के राज और बेटी लीता से भी ज़्यादा समझती हूँ। तुम्हारा गरीब बाप मुझे एक अच्छी साड़ी नहीं खरीद सका, सोने की जंजीर नहीं दे सका, खाने के लाले पड़े रहते हैं। तुम्हारी पढ़ाई में ही सारा पैसा खर्च कर देता रहा है। कभी सोचा है कि मेरे घर कैसे चला रही हूँ? अमीर की बेटी यहाँ आकर सोना बरसाएगी तो सभी का भला हो जाएगा। सुनीला ने विनय को समझाया। हरकेश की पहली औरत मर चुकी थी। उसने दूसरी शादी सुनीला से रचाई थी, जिससे 2 बच्चे हुए। बेटा, एक बार चलकर उस लड़की को देख तो लो, पसंद आए तो हाँ कर देना। मैं विकास राय के यहाँ रिश्ता मांगने नहीं गया था, बल्कि उन्होंने खुद बुलाया था। अगर उनकी लड़की हमारी बहू बनने के लायक है तो घर में आने वाली लक्ष्मी को ठुकराया नहीं जाता। हरकेश ने अपने बेटे विनय को समझाते हुए कहा, आप लोग समझते क्यों नहीं? मेरी पढ़ाई रुक जाएगी तब क्या होगा? आजकल नौकरी भी इतनी जल्दी नहीं मिलती। आपको धन दौलत मिली तो कितने दिन तक उसे इस्तेमाल कर पाएंगे? हर माँ बाप लड़की को अपने घर से जल्दी निकालना चाहते हैं, इसलिए हम गरीब लोगों के पल्ले बांधकर वे भी फुर्सत पा लेना चाहते होंगे। उनके पास काफ़ी पैसा है, अकेली लड़की है, सब कुछ तुम्हें ही मिलेगा। ज़िंदगी भर मौज से रहना। शादी के बाद अगर कल को उन्होंने मुझे घर जमाई बना कर रखना चाहा तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि उनका पैसा यहाँ पहुँच पाएगा? मुझे उनके यहाँ गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, जो भी मैं कभी पसंद नहीं करूँगा। ये सब बातें छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वे तुम्हारी तारीफ सुनकर फ़ोटो देखते ही शादी करने को तैयार हो गए। आगे उनकी क्या मंशा है आप नहीं जानते।
कोई लड़की वाला आज के ज़माने में इस तरह अपनी बेटी किसी गरीब घराने में देने को तैयार नहीं हो जाता। मुमकिन है इसके पीछे उनकी कोई चाल हो, शायद लड़की बुरे चरित्र की हो जिसे जल्दी से जल्दी घर से निकालना चाहते हों। आपको पहले उन सब बातों का पता लगा लेना चाहिए। बेटा, मैं सब समझता हूँ, विकास राय मुँह मांगा दहेज देंगे, ऐसा रिश्ता मैं मना नहीं कर सकता। आज जिद करेंगे तो इस घर को छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। गुस्से में विनय बोला, तो तुम भी कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी आत्महत्या कर लूँगा। कहते हुए हरकेश रोने लगे। आखिरकार विनय को झुकना पड़ा। फरीदाबाद में विनय अपने पिता के साथ जाकर विकास राय की बेटी रोशनी को देखने के लिए राजी हो गया। सच में हरकेश पैसों का लालची था। उसने रोशनी के बारे में किसी के द्वारा पूरी जानकारी हासिल करना जरूरी नहीं समझा। सुनीला ने भी अपने सौतेले बेटे विनय के भविष्य के बारे में सोचना जरूरी नहीं समझा। वह तो चाहती थी कि जल्द से जल्द उसके यहाँ छप्पर फाड़ कर रुपया बरसे। लड़की जैसी भी हो, उससे सरोकार नहीं। फिर भी उसके मन में शंका बनी थी कि बिना किसी ऐब के एक रईस अपनी बेटी को इतनी जल्दी गरीब घराने में शादी के लिए दबाव क्यों डालने लगा था। फिर उसने सोचा, उसे लड़की से क्या लेना देना, उसे तो गहने धन दौलत से मतलब रहेगा, जिसे पाकर वह खुद राज करेगी। विकास राय ने हरकेश को यह भी बतला दिया था कि उनके पास केवल दौलत ही नहीं बल्कि सत्ता की ताकत भी है। कई बड़ी सरकारी अफसर, नेता, मंत्री और विधायकों से भी याराना है, जिसकी वजह से उसका शहर में दबदबा है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि विनय को दामाद बनाते ही उसे अच्छी नौकरी दिलवा देंगे। विकास राय चरित्रहीन था। उसने 3 शादियां की थी। पहली पत्नी से रोशनी हुई थी। जब रोशनी 5 साल की हुई तो उसकी मां मर गई। उसके बाद धीरे धीरे विकास राय ने 2 शादियां और की थी, पर वे दोनों ही संदिग्ध हालात में मर गई थी। रोशनी को उन तीनों की मौत के बारे में भनक थी, पर जानकर भी वह अनजान बनी रही और दबकर रहने की आदी हो चुकी थी। विकास राय की सबसे बड़ी कमजोरी बाजारू औरतें और शराब की लत थी। जब विकास राय पर नशे का जुनून सवार हो जाता तो वे भूखे भेड़िए की तरह औरत पर टूट पड़ते और दरिंदे की तरह रोन डालते। विनय ने रोशनी को देखा। वह बहुत खूबसूरत थी। सजाकर बाप बेटे के सामने लाकर बैठा दी गई। गले में मोतियों की माला, नाक में हीरे की नथ, बालों में जूही के फूल। उस खूबसूरती को देखकर विनय ठगा सा रह गया। रोशनी ने भी अपनी चित्तचोर निगाहों से विनय को देखा। वह रोशनी के मन को भा गया, लेकिन एक बार भी उसके होठों पर मुस्कुराहट नहीं आई, जैसे वह किन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। विनय के कुछ पूछने पर सिर झुका देती, मानो उसमें लाज शर्म हो। विकास राय ने दोनों की भावनाओं को समझा। नाश्ता पानी होने के बाद हरकेश और विनय को 1 महीने के अंदर रोशनी से शादी करने को विकास राय मजबूर करते रहे कि वे लोग बारात लेकर फरीदाबाद में फलना तारीख की अमुक जगह पर पहुंच जाएं। उसी समय विकास राय ने 60,000 रुपये हरकेश के हाथ में नजराने की रस्म अदा कर दी और भरोसा दिलाया कि उन्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। घर लौटने पर विनय ने शादी करने से मना कर दिया, लेकिन पिता की धमकी और जोर डालने पर उसे मजबूर होना पड़ा। तय समय पर कुछ लोगों के साथ हरकेश अपने बेटे विनय को दूल्हा बनाकर बारात फरीदाबाद ले जाना पड़ा। वहां आलीशान होटल में उन लोगों के ठहरने का इंतजाम किया गया था। बारात की शोभा बढ़ाने के लिए उन्हीं की ओर से इंतजाम किया गया था, क्योंकि विकास राय शहर के रुतबेदार शख्स थे। देखने वाले यह नहीं समझे कि बेटी का रिश्ता ऐसे वैसे घर में जोड़ा था। बारात धूमधाम से उनके घर के पास पहुंची। दुल्हन की तरह उनकी बड़ी सी कोठी को बिजली की तमाम रोशनी द्वारा सजाया गया था। शहनाइयों की आवाज़ गूंज रही थी। बड़े बड़े लोग, नाते रिश्तेदार, विधायक, मंत्री और शहर के जाने माने लोग वहां मौजूद थे। रोशनी को कमरे के अंदर बैठाया गया। वह लाल सुर्खे लहंगे, दुपट्टे और गहनों से सजाई गई थी। सहेलियां तारीफ करते छेड़छाड़ कर रही थी, पर वह शांत और गंभीर थी। शहनाई की आवाज़ मानो उसके दिल पर हथौड़ी की तरह चोट कर रहे थे। शादी के बाद तीसरे दिन बारात वापस लौटी। कीमती तोहफे, घरेलू सामान और दूसरी चीज़ों से कई बक्से भरे थे, जिसे देखकर नाते रिश्तेदार खुशी से
सराबोर हो गए। बहू का भव्य स्वागत किया गया। रात भर के जागे दूल्हा दुल्हन थके थे, इसलिए दोनों को अलग अलग कमरों में आराम करने के लिए घरेलू रस्म अदाई के बाद छोड़ दिया गया। शाम तक दूसरे रिश्तेदार भी चले गए। सुहागरात मनाने के लिए रोशनी को सजाकर पलंग पर बैठा दिया गया था। विनय कमरे में आया। उसने अपनी लुभावनी बातों से रोशनी को खुश करना चाहा, हथेली सहलाई, अपने पास खींचना चाहा तो उसने मना किया। कई बार उसके छेड़ने पर रोशनी उससे कटती रही। उसकी आंखों से आंसू निकलते देख विनय ने सोचा कि पिता की इकलौती औलाद है, उसे पिता से बिछड़ने की पीड़ा सता रही होगी, क्योंकि उसकी माँ न थी। बड़े लाड प्यार से पिता ने पाला पोसा और माँ बाप दोनों का फर्ज अदा किया था। बहुत पूछने पर रोशनी ने बतलाया कि उसे पीरियड आ रहा है। कुछ रोज़ तक रोशनी उसकी मनसा पूरी नहीं कर सकेगी। चौथे दिन विकास राय का मुनीम बड़ी कार लेकर यह बतलाने पहुंचा कि रोशनी के पिता की हालत एकाएक बेटी के चले जाने से खराब हो गई। वे बेटी को देखना चाहते हैं। रोशनी की विदाई कर दी जाए। मजबूरी में बिना सुहागरात मनाए रोशनी को विदा करना पड़ा। विनय ने साथ जाना चाहा तो मुनीम ने यह समझाते हुए मना कर दिया कि पहली बार उन्हें ससुराल में इज्जत के साथ बुलाया जाएगा। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था। रोशनी को वापस भेजने के लिए हरकेश गुजारिश करते रहे, पर विकास राय ने अपनी बीमारी की बात कहकर मना कर दिया। 1.5 महीने के बाद विकास राय खुद अपनी कार से रोशनी को लेकर हरकेश के यहाँ आए और बेटी को छोड़कर चले गए। 1.5 महीने बाद फिर वही सुहागरात आई तो दोनों के मिलन के लिए कमरा सजाया गया। रोशनी घुटनों में सिर छिपाए सेज पर बैठी रही। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने रहे थे। विनय के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया, बस रोती ही रही। इतने दिनों के बाद पहली सुहागरात को विनय को रोशनी का बर्ताव बड़ा ही अटपटा सा लगा। उसे ऐसी उम्मीद जरा भी नहीं थी। पहले सोचा था कि रोशनी को अपने घर वालों से दूर होने का दुख सता रहा होगा, इसलिए याद करके रोती होगी। कुछ देर बाद सामान्य हो जाएगी, पर वह नहीं हुई। जब रोशनी विनय की छेड़खानी से भी नहीं पिघली तो उसने पूछा, रोशनी सच सच बताओ, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अगर तुम्हें मेरे साथ सहयोग नहीं करना था तो शादी क्यों की? पति होने के नाते अब मेरा तुम पर हक है कि तुम्हें खुश रखकर खुद भी खुश रह सकूं। रोशनी के जवाब न देने पर विनय ने फिर पूछा, रोशनी 1.5 महीने तुम्हारे तन से मिलने के लिए बेताबी से इंतजार करता रहा। आज वह समय आया है तो तुम निराश करने लगी। सब्र की भी एक सीमा होती है। ऐसी शादी से क्या फ़ायदा कि पति पत्नी बिना वजह एक दूसरे से अलग होकर रहें। कहते हुए विनय ने रोशनी को अपनी बाहों में कस लिया और चूमने लगा। रोशनी कसमसाई और खुद को उससे अलग कर दिया। लेकिन जब विनय उसे बार बार परेशान करने लगा तो वह चीख मार कर रो पड़ी। आप मुझे परेशान मत कीजिए, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मेरे दिल में जो पीड़ा दबी है उसे दबी रहने दीजिए। मुझे इस घर में केवल दासी बनकर जीने दीजिए, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। खुदकुशी करना मानो एक रिवाज सा हो गया है। मैं शादी नहीं करना चाहता था तो मेरे बाप ने खुदकुशी करने की धमकी देते हुए मुझे शादी करने को मजबूर कर दिया। शादी करने के बाद मेरी औरत भी खुदकुशी करने की बात करने लगी। अच्छा तो यही होगा कि सबकी चाहत पूरी करने के लिए मैं ही कल सबके सामने खुदकुशी कर लूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इस घर के चिराग हैं, पर आप मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं आपके काबिल नहीं रह गई हूँ। मुझे अपनों ने ही लूट लिया। मैं उस मुरझाए फूल की तरह हूँ जो आप जैसे अच्छे इंसान के गले का हार नहीं बन सकती। मैं आपको अपने इस पापी शरीर के छूने की इजाज़त नहीं दे सकती, क्योंकि इस शरीर में पाप का जहर भरा जा चुका है। मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे साथ जो घटना घटी वह शायद दुनिया की किसी भी बेटी के साथ नहीं हुई होगी। ऐसी शर्मनाक घटना को बताने से पहले मैं मर जाना बेहतर समझूंगी। मुझे मरने भी नहीं दिया गया। 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश की पर बचा ली गई। मानो मौत भी मुझे जीने के लिए तरपाती छोड़ गई। उफ, कितना बुरा दिन था वह, जब मैं आज़ाद होकर अंगड़ाई भी न ले सकी और किसी की बदनीयती का शिकार बन गई। इतना कहकर रोशनी देर तक रोती रही। विनय ने उसे रोने से नहीं रोका। अपनी आप बीती सुनाते सुनाते वह पलंग पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी।
विनय ने रोशनी के मुंह पर पानी के छींटे मारे। उसे होश आया तो वह उठ बैठी। मेरी आप बीती सुनकर आपको दुख पहुंचा तो मुझे माफ़ कर दीजिए, कहकर रोशनी गिड़गिड़ाई। तुमने जो बताया उससे यह तो साफ नहीं हुआ कि किसने तुम पर जुल्म किया। अच्छा होगा तुम उसका खुलासा कर दो तो तुम्हें सुकून मिलेगा। लो एक गिलास पानी पी लो, तुम्हारा गला सूख गया है। फिर अपनी आप बीती मुझे सुना दो। भरोसा रखो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। विनय के कहने पर आंखें पोंछती हुई रोशनी अपनी आप बीती सुनाने को मजबूर हो गई। मेरे पिता मेरी माँ को बहुत प्यार करते थे। माँ की अचानक मौत से वे इतने दुखी हुए कि उन्होंने खूब शराब पीनी शुरू कर दी। मैं बड़ी होने लगी थी, मुझे अच्छे बुरे की समझ भी आने लगी थी। पिता ने एक के बाद एक 4 शादियाँ कर डाली। पहली 2 बीवियों को वे अपने दोस्तों को सौंपते रहे, जिससे तंग आकर उन्होंने नदी में डूबकर जिंदगी ख़त्म कर ली। तीसरी से शादी रचाकर उसके साथ भी वही बुरा काम वे करते रहे। उसने बहुत समझाया पर पिता नहीं माने। एक दिन उसने भी अपने मायके में जाकर खुदकुशी कर ली। मेरे पिता पर उनकी खुदकुशी करने का कोई असर नहीं पड़ा। पैसे के बल पर उनके खिलाफ कोई केस नहीं बन पाया। चौथी औरत इतनी खूबसूरत थी कि वे अपने प्रेम भाव से मेरे पिता को वश में करते हुए उनकी बुरी आदतें कई महीने तक छुड़ा दी। तब मैं 14 साल की उम्र पार कर चुकी थी। चौथी माँ मुझे भी अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती थी। 4 साल तक वह मुझे पालती रही, लेकिन उसे कोई ऐसी खतरनाक बीमारी लगी कि वह मर गई। मेरे जल्लाद पिता फिर भी शराब पीने लगे, बाजारू औरतों को घर में बुलाकर अय्याशी करने लगे। मैं अक्सर देखती तो आंखें बंद कर लेती। उनके दोस्त भी अक्सर घर पर आकर शराब पीते और औरतों से ऐश करते। उनकी गिद्ध जैसी नज़रें मुझे भी देखती, मानो मौका पाते ही वे मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मैं उनसे दूर रहती थी। उनसे बचने के लिए अक्सर रात को अपनी सहेलियों के यहाँ सो जाती थी। एक दिन मेरे पिता नशे में चूर किसी नाच गाने वाली के यहाँ से लौटे थे। उनकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं मैक्सी पहने सो रही थी। शायद मेरा कपड़ा कुछ ज़्यादा ही ऊपर तक खिसक गया था। नशे में चूर वे अपने खून की ममता भूल गए और मेरे पलंग पर आ बैठे। छेड़ते हुए मेरे जिस्म को सहलाने लगे। मेरी नींद खुली तो वे बोले, लेटी रहो, बिल्कुल अपनी माँ की सूरत पाई हो तुमने, कोई फर्क नहीं। उसकी याद आ गई तो तुम्हें गौर से देखने लगा। उसके बाद मैंने बहुत हाथ पैर पटके पर वे नहीं माने। उन्होंने मुझे अपनी हवस का शिकार बना डाला। मैं बहुत रोई लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। उस दिन के बाद से वे अक्सर मेरे साथ वही कुकर्म करते रहे। मैं उनके खिलाफ किससे क्या फरियाद करती। 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश की पर बचा ली गई। इतना कहकर रोशनी रोने लगी। विनय चाहता था कि उसके रो लेने से उसका मन शांत हो जाएगा। सालों की आग जो दिल में छिपाए उसे तपा रही थी, आंसू बनकर निकल जाएगी। मेरी शादी आपके यहाँ इसलिए खूब दहेज देकर कर दी गई जिससे सबका मुंह बंद रहेगा। मुझे शादी के चौथे दिन बाद उस पिता ने बुलवा दिया। उसका पाप मेरी कोख में पलने लगा था। अगर उजागर हो जाता तो उसकी बदनामी होती। मेरा पेट गिरवा दिया गया। 1.5 महीने बाद ठीक हुई तो मुझे फिर यहाँ पटका दिया ताकि ज़िंदगी भर उस कलंक को छिपा कर रखूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे इस पाप की छाया आप जैसे अच्छे इंसान पर पड़े। आप मुझे दासी समझकर यहाँ पड़ी रहने दीजिए। अगर आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मेरे पिता आपको और आपके घर वालों पर मुकदमा चलाकर परेशान कर डालेंगे। आप चुपचाप दूसरी शादी कर लें। मेरे पिता आप लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। जब मैं चुप रहूँगी तो कोई कोर्ट मेरे पिता की आवाज़ नहीं सुनेगा। इतना कहकर रोशनी विनय के पैरों पर गिर पड़ी। तुमने अपनी आपबीती बताकर अपने मन को हल्का कर लिया। समझ लो कि तुम्हारे साथ अनजाने में जो हुआ वह एक डरावना सपना था। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस करता हूँ। उठो रोशनी, उठो। तुमने कोई पाप नहीं किया। तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। तुम्हारी चुनरी का दाग मिट गया। आज से तुम्हारी जिंदगी का नया सवेरा शुरू हुआ जो अंत तक सुखी रहेगा। कहते हुए विनय ने उसे उठाया, उसकी आंखें पोंछी और सीने से लगा लिया। रोशनी भी विनय का प्यार पाकर
निहाल हो गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपको फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।